lovely good evening once again and a great welcome, and we are going to stretch our discussion where we left last time. तो बड़े स्वागत है, अभिनंदन है और मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ इस सेशन में। और ग्रुप 2 की लास्ट टाइम हमने जब स्टार्टिंग करी थी ब्रांच अकाउंट से, तो उसके आगे का हिस्सा अब इस सेशन में हम जारी करेंगे। ब्रांच अकाउंट का ये दूसरा सेशन माना जाएगा। जब ब्रांच अकाउंट के बारे में लास्ट सेशन में हमने चर्चा करी थी, तो ब्रांच अकाउंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि ब्रांचेस जो होती हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं। थोड़ा सा मैं जल्दी से रिकैप कर देता हूँ। करेक्ट, कई बार ऐसा होता है क्लास में नए बच्चे आते हैं बेटे, तो नए बच्चे बोलते हैं सर फटाफट ज़रा पिछला थोड़ा सा रिकैप कर देते तो अच्छा था। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जो ब्रांचेस होती हैं, ज़रा सा थोड़ा सा वेट करें, मैं अपनी स्क्रीन का ज़रा जायजा ले लूँ। क्या ये आ रहा है? नहीं, ये नहीं आ रहा, ये वाला हिस्सा आया है। राइट, हाँ। तो बेटे अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ब्रांच अकाउंट के बारे में। ब्रांच अकाउंट हमने लास्ट सेशन में स्टार्ट करा था, ब्रांच अकाउंट। करेक्ट, थोड़ा सा बेटे स्क्रीन का हमें ख्याल करना पड़ता है कि जो हम लिख रहे हैं वो स्क्रीन तक पहुँच रहा है या नहीं। ब्रांच अकाउंट, करेक्ट। लास्ट सेशन में हमने ब्रांच अकाउंट की स्टार्टिंग करी थी। आप में से आज कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहली क्लास जिनकी होगी, तो कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। ब्रांच अकाउंट का अभी इनिशियल पार्ट हमने देखा है, ठीक है बेटे। ब्रांच अकाउंट का जहाँ तक सवाल है, तो ब्रांच अकाउंट के बारे में लास्ट सेशन में सबसे पहले तो चर्चा ये हुई थी कि बेसिकली ब्रांचेस क्या हैं बेटे। एक हेड ऑफिस होता है और एक ब्रांचेस होती हैं। हेड ऑफिस को हम पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, यानी कि ब्रांचेस बेसिकली मेन ऑर्गेनाइजेशन के कुछ सेगमेंट्स हैं जिनका कंट्रोल जो है हेड ऑफिस के हाथ में होता है। अपनी ब्रांच की परफॉर्मेंस के लिए हम ब्रांच अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं, ये देखने के लिए कि ब्रांचेस की परफॉर्मेंस कैसी है। और ब्रांच अकाउंटिंग इसीलिए अडॉप्ट करी जाती है कि ब्रांच की परफॉर्मेंस को एसेस करा जा सके, कौन सी ब्रांच प्रॉफिट में है, कौन सी ब्रांच लॉस में है, ब्रांच की क्या एफिशिएंसी है। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए बेसिकली हम ब्रांच अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब मैंने ये बताया था कि जो ब्रांचेस होती हैं, बेसिकली ब्रांचेस को हम 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशन में बांट सकते हैं। जितनी भी ब्रांचेस होती हैं उनको हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, ब्रांचेस। लास्ट सेशन का ये रिकैप है। ब्रांचेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा जा सकता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा। एक तो हम कहेंगे डोमेस्टिक ब्रांचेस। क्या कहेंगे? डोमेस्टिक ब्रांचेस। तो जो डोमेस्टिक ब्रांचेस होती हैं, ये वो ब्रांचेस होती हैं जिनके एरिया ऑफ ऑपरेशन किसी देश की घरेलू सीमाओं तक सीमित हैं। यहाँ तक ठीक। उसके बाद बेटे कुछ फॉरेन ब्रांचेस होती हैं, फॉरेन ब्रांचेस। डोमेस्टिक ब्रांचेस को मैंने बताया था कि हम इनलैंड ब्रांचेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनलैंड ब्रांचेस। इनको हम इनलैंड ब्रांचेस भी कहते हैं, और कई बार हम इनको होम ब्रांचेस भी कह देते हैं। होम ब्रांचेस, होम ब्रांचेस। तो डोमेस्टिक ब्रांचेस को इनलैंड ब्रांचेस या होम ब्रांचेस भी कह सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के थीम ये निकला कि ब्रांचेस को ब्रॉडली 2 मेन पार्ट्स में बांटा जा सकता है। अब जो डोमेस्टिक ब्रांचेस होती हैं उसको भी हम आगे 2 हिस्सों में बांट देते हैं। डोमेस्टिक ब्रांचेस के भी 2 हिस्से होते हैं। एक तो होता है डिपेंडेंट ब्रांचेस। नाम से ही पता लग रहा है कि डिपेंडेंट ब्रांचेस वो ब्रांचेस हैं जो कंप्लीटली हेड ऑफिस पे डिपेंड करती हैं। उसके अलावा हमारी कुछ इंडिपेंडेंट ब्रांचेस होती हैं। तो डिपेंडेंट ब्रांचेस के बेटे कितने पार्ट होते हैं? इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। अब जो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस होती है, लेकिन उससे पहले ये बताइए डिपेंडेंट ब्रांचेस क्या होती हैं। डिपेंडेंट ब्रांचेस वो हैं जो हेड ऑफिस पे कम्प्लीटली डिपेंड करती हैं, जिनका तमाम कंट्रोल हेड ऑफिस के हाथ में होगा और सारी अकाउंटिंग हेड ऑफिस की बुक्स में होती है, जहाँ तक डिपेंडेंट ब्रांचेस का सवाल है। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस ठीक इसके ऑपोजिट है। इनका सारा कंट्रोल इनके अपने पास है, यानी कि हेड ऑफिस का कोई कंट्रोल इनके ऊपर नहीं होगा। ये अपने अकाउंट्स खुद बनाएंगे
और बेटे ये अपने अकाउंट्स को बनाने के साथ साथ अपने ट्रायल को भी खुद बनाते हैं और अपनी कंप्लीट अकाउंटिंग खुद करेंगे, करेक्ट। ये इंडिपेंडेंट ब्रांचेस हैं। फिर मैंने बताया था कि जो डिपेंडेंट ब्रांचेस होती हैं, डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर कई अकाउंटिंग सिस्टम्स देखने में आते हैं। कल हमने इस बात की भी चर्चा करी थी कि इतने सारे अकाउंटिंग सिस्टम क्यों बनाए गए हैं। बेटे आंसर बड़ा सिंपल है। कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है, कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो हम एक ही सिस्टम हर तरह की ब्रांच पर फिट नहीं कर सकते। यहाँ तक ठीक है। इसीलिए डिफरेंट तरीके के अकाउंटिंग सिस्टम बनाए गए हैं और हमने देखा था कि डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर बेसिकली 3 तरीके के अकाउंटिंग सिस्टम देखने में आते हैं। 3 तरीके के अकाउंटिंग सिस्टम देखने में आते हैं। एक तो हम कहेंगे डेटर सिस्टम और एक हम कहेंगे स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, और फिर एक होता है होलसेल ब्रांच सिस्टम, होलसेल ब्रांच सिस्टम। होलसेल ब्रांच सिस्टम को कई लोग ब्रांच फाइनल अकाउंट सिस्टम भी कहते हैं। डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर 3 तरीके के अकाउंटिंग सिस्टम है, डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम और होलसेल ब्रांच सिस्टम। फिर हमने अपनी चर्चा को आगे बढ़ाया था और हमने डेटर सिस्टम के बारे में कुछ चर्चा करी थी। डेटर सिस्टम के बारे में मैंने ये बताया था, डेटर सिस्टम लास्ट सेशन में हमने डेटर सिस्टम के बारे में काफ़ी डीप चर्चा करी थी। डेटर सिस्टम मैंने बताया था कि डेटर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ये वो ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्ट करते हैं जिनका स्केल ऑफ ऑपरेशन बेटे बहुत छोटा होता है। डेटर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग उन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अडॉप्ट करा जाएगा जिनका स्केल ऑफ ऑपरेशंस बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा या जिनके लिमिटेड स्केल ऑफ ऑपरेशन होंगे, जो सीमित स्केल पर ऑपरेट करते हैं। डेटर सिस्टम के अंदर मैंने बताया था कि सारी की सारी अकाउंटिंग जो होगी वो हेड ऑफिस की बुक्स में होगी और हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच के संबंध में, जैसा कि हमने लास्ट सेशन में देखा, एक तो ब्रांच अकाउंट बनाता है और उसके अलावा एक ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाता है। हालांकि मैंने इसको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करी थी कि दरअसल हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच के संबंध में एक तो ब्रांच अकाउंट बनाएगा और एक ही सेल्स लेजर मेंटेन करता है, जिसको एक ही लेजर मेंटेन करता है जिसको हम सेल्स लेजर कहते हैं। और सेल्स लेजर का मतलब होता है अकाउंट्स ऑफ क्रेडिट कस्टमर्स। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच अकाउंट के अलावा ब्रांच डेटर्स अकाउंट मेंटेन करता है। फिर मैंने आपको बताया था कि डेटर सिस्टम के अंतर्गत जो अकाउंटिंग होती है वो कॉम्प्रिहेंसिव डबल एंट्री सिस्टम पर नहीं होती है, क्योंकि अभी अभी आपने सुना कि हेड ऑफिस अपनी बुक्स में केवल ब्रांच अकाउंट बना रहा है और ब्रांच के संबंध में ब्रांच डेटर्स अकाउंट बना रहा है, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि सारी अकाउंटिंग हेड ऑफिस की बुक्स में हो रही है, करेक्ट। लेकिन ये कंप्लीट डबल एंट्री सिस्टम पे अकाउंटिंग नहीं है, इस क्योंकि हेड ऑफिस इन 2 अकाउंट्स के अलावा कोई और अकाउंट नहीं बनाता है। यहाँ तक बेटे ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो डेटर सिस्टम के अंतर्गत मैंने बताया था कि इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में, इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस की बुक्स में, इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस अपनी बुक्स में एक तो ब्रांच अकाउंट बनाएगा, ब्रांच अकाउंट। हेड ऑफिस अपनी बुक्स में एक तो ब्रांच अकाउंट बनाएगा और हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच अकाउंट के अलावा, जैसा कि मैंने बताया था, ब्रांच अकाउंट के अलावा और क्या बनाएगा, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। एक तो ब्रांच अकाउंट और उसके अलावा ब्रांच डेटर्स अकाउंट, करेक्ट। ब्रांच डेटर्स चलो हम इधर बना लेते हैं। ब्रांच डेटर्स अकाउंट। तो हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच के संबंध में एक तो ब्रांच अकाउंट और दूसरा ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाता है। यहां पर हमने अपनी चर्चा
करी थी, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा सर थोड़ी सी और चर्चा भी आपने करी थी। तो मैंने चर्चा ये करी थी कि हेड ऑफिस अपनी बुक्स में डेटर सिस्टम के अंतर्गत किस तरीके से इन दो अकाउंट्स को बनाएगा। इसके लिए हमने क्या करा था, एक एग्जाम्पल लिया था। मैंने ये माना कि ये हेड ऑफिस है और ये ब्रांच है, ये हेड ऑफिस है और ये ब्रांच है, करेक्ट। हमने ये देखने की कोशिश करी कि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में हेड ऑफिस के बीच में और ब्रांच के बीच में पॉसिबली क्या ट्रांजैक्शंस हो सकती है, हमने ये देखने की कोशिश करी। तो पॉसिबली ट्रांजैक्शंस क्या हो सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक तो ट्रांजैक्शन ये हो सकती है कि हेड ऑफिस ब्रांच को कुछ गुड्स भेजे, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। मान लेते हैं कि हेड ऑफिस ने इस साल ब्रांच को 5 लाख रुपए के गुड्स भेजे, 5 लैक्स। हेड ऑफिस ने ब्रांच को 5 लाख रुपए के गुड्स भेजे, एक तो ये ट्रांजैक्शन है। मैंने आपको बताया था कि इस बड़ा सिंपल तरीका है अकाउंट बनाने का। हेड ऑफिस की बुक्स में अकाउंटिंग हो रही है, आप मान के ये चलेंगे कि आप हेड ऑफिस के चीफ अकाउंटेंट हैं, आप हेड ऑफिस के चीफ अकाउंटेंट हैं और आप ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं। जब आप किसी भी चीज़ से, यानी कि हेड ऑफिस जब किसी भी चीज़ से अलग होगा, या इसको यूँ कहें कि हेड ऑफिस जब भी कोई चीज़ भेजेगा तो उसको हम ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे। जैसे कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे, तो अब मैं इसको कौन सी साइड पे लिखूंगा, ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखूंगा। मैंने ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे 5 लाख रुपए के, तो मैंने यहाँ पर 5 लाख रुपए लिख दिए। इज इट क्लियर टू यू? अब क्या हुआ, हेड ऑफिस ने ब्रांच को कुछ कैश भेजा। मान लेते हैं कि डिफरेंट तरीके के ब्रांच के जो एक्सपेंसेस है, मैं आपको बता चुका हूं कि डिपेंडेंट ब्रांचेस में, ये तीनों सिस्टम डिपेंडेंट ब्रांचेस के हैं। डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर ब्रांच के संबंध में जितने भी खर्चे होंगे, चाहे ब्रांच की वेजेस एंड सैलरीज का खर्चा हो, चाहे ब्रांच की एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो, चाहे ब्रांच के इंश्योरेंस का खर्चा हो, चाहे ब्रांच की क्या बोलते हैं किसी और चीज़ का खर्चा हो, तो उन खर्चों को निपटने के लिए कैश जो भेजा जाएगा वो हेड ऑफिस भेजेगा। अब हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भेजा, तो मैं ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखूंगा टू कैश। हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भेजा खर्चों को निपटने के लिए, तो हमने डेबिट साइड में लिखा। मैंने यहाँ 2 लाख लिख दिया, इसको 1 लाख कर लेते हैं, 2 लाख कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो 1 लाख रुपए का खर्चा हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा, यानी कि 1 लाख रुपए कैश भेजे। बेटे मुझे जल्दी से बताओ इन दो की क्या एंट्री हो गई। एक तो एंट्री हो गई ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, और दूसरी एंट्री हो गई ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेटे ब्रांच अकाउंट का जो नेचर है वो पर्सनल अकाउंट का भी है और नॉमिनल नेचर का भी है। जब मैंने ब्रांच को गुड्स भेजे तो ब्रांच रिसीव कर रही है डेबिट द रिसीवर, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। इसी तरह मैंने ब्रांच को कैश भेजा तो ब्रांच रिसीव कर रही है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि जब भी हेड ऑफिस ब्रांच को कुछ चीज़ भेजेगा उसको हमने ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में लिखना है। उसके अलावा अब मान लेते हैं कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो गुड्स भेजे उसमें से कुछ गुड्स ब्रांच ने किसी कारण से हमें रिटर्न कर दी। गुड्स रिटर्न्ड। कभी कभी ब्रांच जो है हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न कर देती है। मान लेते हैं 5 लाख में से 1 लाख रुपए के गुड्स ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिए। अब बेटे मुझे ये बताओ किसी कारण से रिटर्न हो सकते हैं, जैसे कि गुड्स इतनी डैमेज्ड कंडीशन में पहुंचे कि ब्रांच को लग रहा है कि हम इन गुड्स को हम उस प्राइस पे नहीं बेच पाएंगे जो कि हमसे एक्सपेक्ट करा जा रहा है, तो इसलिए ब्रांच ने क्या करा, सीधा सीधा हमें गुड्स वापस कर दिया। यहां तक ठीक है बेटे। अब ब्रांच ने हमें गुड्स जब वापस कर दिए, 1 लाख रुपए के गुड्स ब्रांच ने हमें वापस करे, तो आप ये बताओ अब की बार हेड ऑफिस इनको भेज रहा है या रिसीव कर रहा है? सर रिसीव कर रहा है। यही तो मैंने आपसे कहा कि जब भी हेड ऑफिस कोई चीज़ भेजेगा उसको डेबिट में करेंगे और हेड ऑफिस कुछ चीज़ रिसीव करेगा तो हम क्रेडिट में लिखेंगे।
लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जब ब्रांच को भेजे हुए गुड्स ब्रांच हेड ऑफिस को रिटर्न करेगी तो मैं ऑपोजिट साइड में लिखूंगा बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। अकाउंट का टाइटल गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट ही रहेगा। हालांकि आप ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं कि ये रिटर्न्ड गुड्स हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो ये वो वाले गुड्स हैं जो रिटर्न हो गए। तो 1 लाख रुपए के गुड्स रिटर्न हो गए, वो मैंने यहां पर लिख दी 1 लाख। करेक्ट? 1 लाख रुपीस के गुड्स रिटर्न हो गए। तो वो मैं क्रेडिट पे लिखूंगा, यानी कि अब मेरी एंट्री क्या हो गई, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट। अब हम हेड ऑफिस से और गुड्स हमारे पास आ रहे हैं, हम रिसीव कर रहे हैं टू ब्रांच अकाउंट। इजंट इट और नॉट? उसके अलावा अब एक ट्रांजैक्शन और दी हुई है जिसको हम बोलते हैं रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस का मतलब क्या है? रेमिटेंसेस रेमिटेंसेस के 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है कैश सेल्स और एक होता है कैश फ्रॉम डेटर्स। मैंने कल भी बताया था कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। ये क्रेडिट सेल्स नहीं है बेटे, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स है। मान लेते हैं कि ब्रांच ने इस साल 4 लाख रुपए की कैश सेल्स करी और कुछ ब्रांच ने क्रेडिट सेल्स करी, लेकिन डेटर से जो पैसा कलेक्ट करा, मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए 2 लाख का करा। रेमिटेंसेस का मतलब है कि ब्रांच ने टोटल कैश कलेक्ट करके हेड ऑफिस को कितना भेजा। रेमिटेंसेस का मतलब है कि टोटल कैश कलेक्ट करने के बाद जो ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा उसको हम रेमिटेंसेस कहेंगे। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि अमाउंट सेंट बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, यानी कि ब्रांच हमें भेज रही है। बिकॉज ब्रांच हमें भेज रही है तो मैं इसको क्रेडिट साइड में लिखूंगा और मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय रेमिटेंसेस। तो मेरी एंट्री क्या हो गई? रेमिटेंसेस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। बेटे मेरी एंट्री हो गई या नहीं हो गई? अभी अभी मैंने कहा कि रेमिटेंसेस के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। एक तो कैश सेल्स, तो जैसा कि मैंने लिखाया कि 4 लाख रुपए की तो कैश सेल्स है, करेक्ट, 4 lakhs। और कैश फ्रॉम डेटर्स या कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, जो भी लिखना है। कैश फ्रॉम डेटर्स जो है मान लेते हैं कि 2 लाख रुपए का है, तो टोटल अमाउंट मैं आउटर कॉलम में लिखूंगा 6 lakhs। इज इट क्लियर टू यू? यहां तक ठीक है या नहीं है? बिल्कुल ठीक है। अब एक बात और, कल मैंने ये भी बताया था जब डेटर से हमें कैश मिलेगा तो इसको हम डेटर्स अकाउंट में भी लिखेंगे। डेटर से जब कैश मिलेगा तो डेटर्स जो कि एसेट है वो कम हो जाते हैं। कैश फ्रॉम डेटर, वैसे तुम सिंपली बाय कैश लिख सकते हो। डेटर से जब तुम्हें कैश मिला 2 लाख रुपए का तो इसको हम डेटर्स अकाउंट में भी बेटे लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? अरे बाबा बोलो ना यार, लिखेंगे। तो 2 लाख रुपए हम ब्रांच डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे। यहां तक ठीक है बेटे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में वी आर गोइंग टू पुट ऑफ एक्चुअली 2 लाख वर्थ ऑफ अमाउंट। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद अब दूसरी पोजीशन क्या है, यानी कि अभी तक हमने ये देखने की कोशिश करी कि ब्रांच और हेड ऑफिस के दरमियान जनरली क्या ट्रांजैक्शंस होती हैं, लेकिन हमने एक एलिमेंट्री मॉडल लिया है, करेक्ट, समझने के लिए। फिर मैंने बताया मान लेते हैं ये अकाउंटिंग पीरियड है, ये अकाउंटिंग पीरियड यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां खत्म हो रहा है। तो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में ऐसा हो सकता है कि ब्रांच के पास कुछ बैलेंसेस बच जाए, क्लोजिंग बैलेंसेस। अकाउंटिंग पीरियड के एंड में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ब्रांच के पास कुछ बैलेंसेस बच जाए, और जनरली जो बैलेंसेस बचते हैं अधिकतर या तो वो स्टॉक का बैलेंस होगा और या फिर वो डेटर्स का बैलेंस होगा। अधिकतर, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अलावा बेटे कोई और बैलेंस नहीं हो सकता, इसके अलावा भी कोई और बैलेंस हो सकता है, लेकिन
एट द सेम टाइम आपको ध्यान ये रखना है कि अधिकतर केसेस में हम देखेंगे स्टॉक और डेटर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस। तो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में मान लेते हैं कि ब्रांच के पास स्टॉक बचा हुआ है, चलो मैंने 1 लाख लिख दिया, 1 लाख रुपए का स्टॉक बचा है और डेटर से अभी भी हमने 1 लाख रुपए कलेक्ट करने हैं। बेटे स्टॉक का मतलब है कि हेड ऑफिस ने जो गुड्स ब्रांच को इस साल भेजे उसमें से कुछ गुड्स ब्रांच के पास पड़े हुए हैं, करेक्ट। तो जो क्लोजिंग बैलेंसेस ब्रांच के पास बच जाते हैं उसको हम यहां पर लिखते हैं। क्लोजिंग बैलेंसेस हम यहां पर लिखते हैं स्टॉक। स्टॉक का बैलेंस हम मान के चल रहे हैं कि 1 लाख रुपए का बच गया, वो मैं यहां लिखूंगा। स्टॉक के अलावा डेटर्स का बैलेंस भी मैंने यहां पर लिखा। डेटर्स का बैलेंस भी 1 लाख रुपए क्लोजिंग बैलेंस के रूप में यहां पर लिखा जाएगा। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, नेक्स्ट ईयर जब मैं ब्रांच अकाउंट बनाऊंगा तो उसके ये ओपनिंग बैलेंसेस के रूप में नजर आएंगे। इसी तरीके से हम मान लेते हैं कि करंट पीरियड में ब्रांच के पास ओपनिंग बैलेंस भी कुछ है। ओपनिंग बैलेंसेस मान लेते हैं कि स्टॉक के 50,000 रुपये हैं और डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि 1 लाख है। चलो 1 लाख छोड़ो, इसको भी 50,000 कर दिए। यानी कि करंट अकाउंटिंग पीरियड की बिगिनिंग में ब्रांच के पास कुछ ओपनिंग बैलेंसेस थे, जाहिर है जो कि प्रीवियस ईयर के एंड के बैलेंसेस हैं। प्रीवियस ईयर के जो एंड के बैलेंसेस हैं वो करंट ईयर में ओपनिंग बैलेंसेस बन जाएंगे। तो कोई अगर ओपनिंग बैलेंस होगा तो उसको हम डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस मैंने बताया कि एक तो हम मान के चल रहे हैं कि स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस 50,000 रुपये है और हम मान के चल रहे हैं कि डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस बेटे जो है वो कितने का है, 50,000 का ये भी बैलेंस है। यहां तक ठीक है। अब इन बैलेंसेस को मैंने यहां पर लिख दिया। बिकॉज मैं डेटर्स अकाउंट भी बना रहा हूं तो ओपनिंग बैलेंस डेटर्स अकाउंट में भी लिखा जाएगा। ओपनिंग बैलेंस डेटर्स अकाउंट में हमने लिखा 50,000 रुपये और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस मैंने यहां पर लिखा, क्लोजिंग बैलेंस 50,000 रुपये। इस अकाउंट को टैली करने से पहले अगर मैं इस अकाउंट को टैली करूं तो इस अकाउंट को टैली करके मेरे पास बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी बेटे? जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको हम बोलेंगे क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख का है, सॉरी एक्सट्रीमली मैंने 50,000 लिख दिया। क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख है तो 3 लाख माइनस दिस, तो 2,50,000 आपकी क्रेडिट सेल्स है। कल मैंने आपको यानी कि लास्ट सेशन में मैंने आपको यह भी बताया था कि पूरी ब्रांच अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर 3 पार्टी इन्वॉल्व होती हैं। एक तो हेड ऑफिस, एक ब्रांच ऑफिस और ब्रांच के कस्टमर्स। पूरी ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर मैंने आपको बताया था ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर 3 पार्टी इन्वॉल्व होती हैं। एक तो राइट, दूसरा एक तो हेड ऑफिस और दूसरा ब्रांच ऑफिस और तीसरा ब्रांच कस्टमर। मैंने ये भी बताया था कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो ब्रांच और ब्रांच कस्टमर यानी कि ब्रांच डेटर्स, कस्टमर का मतलब डेटर से होता है अकाउंट्स में, तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो ब्रांच और ब्रांच डेटर्स के बीच में होगी उसको हम ब्रांच अकाउंट के अंदर नहीं लिखते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन जो ब्रांच और ब्रांच कस्टमर के बीच में होगी उसको हम ब्रांच अकाउंट के अंदर नहीं लिखेंगे। बिकॉज डेटर्स को गुड्स किसने बेचे हैं? ब्रांच ने बेचे हैं। यही वजह है कि क्रेडिट सेल्स इसके अंदर हम रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो लास्ट क्लास में हमने ये चर्चा करी थी। तो अब मैं अगर इसको टैली करूं तो मैं कह सकता हूं कि हमारा कितना प्रॉफिट है। बेटा कितना टोटल आ गया? 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख तो यहां का टोटल है 9 लाख। क्रेडिट साइड बड़ी है
तो जाहिर है कि क्रेडिट साइड बड़ी है तो हमारा प्रॉफिट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब 6 लाख तो ये है, 7 लाख, तो 2 लाख रुपए का जो प्रॉफिट बच गया इसको हम लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। तो हम कह सकते हैं कि हमारी ब्रांच ने इस साल 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। इज इट क्लियर टू यू? कल मैंने ये भी प्रूफ करने की कोशिश करी थी कि ये प्रॉफिट कैसे आया। कई बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है जब हम ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दरअसल इसके अंदर लिखते हैं। कल एक मैंने बड़ी चर्चा ये करी थी कि ये प्रॉफिट जो ब्रांच अकाउंट से निकलता है तो ये कैसे निकलता है। मैं हल्का सा इसके बारे में भी बता दूं ताकि किसी को किसी तरह की कोई भी, मैंने कहा, प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, चलो यहां पर आ जाओ। कल मैंने बताया था लॉजिकली अकाउंट्स में प्रॉफिट निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि हम सेल्स को लिखें, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दें तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, और उसमें से हम अपने तमाम एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो तभी मेरे पास नेट प्रॉफिट आ सकता है। जब मैं ऐसे नेट प्रॉफिट निकालता हूं तो मेरी समझ में आता है कि ये हमने नेट प्रॉफिट कंप्यूट करा। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूं कि ये नेट प्रॉफिट है क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड के मुकाबले ये नेट प्रॉफिट है, तो एकदम से बात समझ में नहीं आती कि ये नेट प्रॉफिट कैसे है। तो बेटा ये नेट प्रॉफिट कैसे है ये भी आपको कम से कम इस लेवल में आने के बाद पता होना चाहिए। मैंने कल बताया था, ध्यान से समझने की कोशिश करें। मैंने यहां पर ओपनिंग डेटर्स लिखे हैं, मैंने यहां पर क्लोजिंग डेटर्स लिखे हैं, और मैंने यहां पर कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स भी लिखा है। ओपनिंग डेटर्स मैंने यहां लिखे हैं, क्लोजिंग डेटर्स मैंने यहां लिखे हैं, और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स यहां लिखे हैं। बेटा इन तीनों का डिफरेंस क्या हो गया? क्रेडिट सेल्स हो गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इसका मतलब यह है कि ब्रांच अकाउंट के अंदर हमने कैश सेल्स भी लिखी है और हमने क्रेडिट सेल्स भी लिखी है। पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमने ब्रांच अकाउंट के अंदर कैश सेल्स तो डायरेक्टली लिखी है और क्रेडिट सेल्स हमने इनडायरेक्टली लिखी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्योंकि जब मैं ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स और ये फिगर यहाँ लिख रहा हूँ तो इन सब का डिफरेंस जो होता है वो क्रेडिट सेल्स के बराबर होता है। यहाँ तक ठीक है बेटे? अब दो चीजें और समझ में आनी चाहिए कि एक तो क्रेडिट सेल्स हम इनडायरेक्टली इसके अंदर रिफ्लेक्ट करते हैं, नंबर एक, और नंबर दो, जो डेटर्स हैं और ओपनिंग और क्लोजिंग वो हम इसके अंदर क्यों लिखते हैं? तो ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स को इसके अंदर लिखने की मेन वजह ये होती है कि हम किसी तरीके से क्रेडिट सेल्स को इसके अंदर लाना चाहते हैं, क्योंकि मैं डायरेक्टली क्रेडिट सेल्स नहीं लिख सकता, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन किसके बीच में है? ब्रांच और ब्रांच डेटर्स के बीच में है। बिकॉज ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट सेल ब्रांच और ब्रांच डेटर्स के बीच में है तो मैं डायरेक्टली तो इसके अंदर नहीं लिख सकता, लेकिन क्रेडिट सेल्स को इसके अंदर लाए बगैर मेरा नेट प्रॉफिट नहीं निकल सकता। तो इसलिए नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए हम ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स ब्रांच अकाउंट के अंदर लिखते हैं। यहां तक ठीक? उसके बाद अब मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेटे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ध्यान से समझें। जब मैंने ओपनिंग स्टॉक लिखा, गुड्स सेंड टू ब्रांच लिखा, गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न्स लिखा और क्लोजिंग स्टॉक लिखा, इन सब का डिफरेंस क्या हो गया? ये बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गई। आपको मालूम है कि आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कंप्यूट करते हो? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बेटे ऐसे ही करते हो या नहीं करते? जरा ईमानदारी से बताओ। आप ब्रांच हो, आपके पास 50,000 रुपए के गुड्स पहले से पड़े हैं। मैं हेड ऑफिस हूं, मैंने आपको 5 लाख रुपए के गुड्स और भेजे। आपके पास कितने रुपए के गुड्स हो गए? 5,50,000 के हो गए या नहीं हो गए? उन गुड्स में से आपने 1 लाख रुपए के गुड्स वापस कर दिए। अब आपके पास 4,50,000 रुपए के गुड्स हैं। 4,50,000 में से 1 लाख रुपए के गुड्स बच गए तो 3,50,000 के गुड्स आपने बेच दिए। ये गुड्स जो आपने बेचे ये उनकी कॉस्ट है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इस अकाउंट के अंदर लाने के लिए हम ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की फिगर भी यहां पर लिखते हैं।
बेटा अब आपकी बात समझ में आई कि हम ओपनिंग बैलेंसेस एसेट्स के क्यों लिखते हैं या क्लोजिंग बैलेंसेस क्यों लिखते हैं, तो ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। तो तुमने देखा कि हम इसके अंदर कैश सेल्स भी लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी लिखते हैं, और एक्सपेंसेस तो हम लिखते ही लिखते हैं। तो अब हमारी समझ में बात आनी चाहिए कि ये 2 लाख रुपए का प्रॉफिट या जितने रुपए का भी प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट आता है तो कैसे आता है, ये बात समझ में आ गई। ब्रांच अकाउंट को बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये भी आपने समझा, यहां तक ठीक है। आप में से कुछ इसको नोट करना चाहते हैं तो फटाफट इसको नोट करें, हालांकि इसमें नोट करने लायक कोई ऐसी चीज है नहीं, लेकिन फिर भी 2 मिनट का मैं आपको टाइम देता हूं। हाँ जी बेटे, अब आपको पता लग गया कि डेटर सिस्टम के अंदर किस तरीके से हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच अकाउंट बनाएगा और ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाएगा, यहां तक ठीक है। अब हम थोड़ा सा स्पेशल ट्रांजैक्शंस के बारे में भी बातचीत करेंगे। स्पेशल ट्रांजैक्शंस को समझने के लिए पहले मैं जरा इसको मिटा देता हूं, ठीक है। हाँ जी, तो हम थोड़ा सा अब स्पेशल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। डेटर सिस्टम के अंदर कभी कभी कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा हमें तंग कर सकती हैं या थोड़ा सा हमें टिल्ट कर सकती हैं अगर हम उसको ठीक तरीके से प्रेजेंट अकाउंट के अंदर नहीं करेंगे। लेकिन हम बहुत ही स्क्रैचेस से स्टार्ट करते हैं। सपोज बेटे ये ब्रांच ऑफिस है, करेक्ट, और ये अकाउंटिंग पीरियड है। ये अकाउंटिंग पीरियड की बिगिनिंग है और ये अकाउंटिंग पीरियड का एंड है। हाँ जी बेटे, ये अकाउंटिंग पीरियड की बिगिनिंग है और ये अकाउंटिंग पीरियड का एंड है। अब मैंने आपसे कहा कि ब्रांच अकाउंट के पास बिगिनिंग की डेट को, यानी कि इस साल की बिगिनिंग में कुछ बैलेंसेस हैं, लेट अस से प्लांट का बैलेंस। मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि फॉलोइंग आर द बैलेंसेस विद द ब्रांच इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, प्लांट 1 लाख रुपए, और फिर क्वेश्चन ये भी कहता है कि ब्रांच चार्जेस 10% डेप्रिसिएशन, branch charges 10% depreciation on plant। ब्रांच जो है प्लांट पे 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करती है। अब इस ट्रांजैक्शन को तुम ब्रांच अकाउंट में किस तरीके से दिखाओगे? बेटे याद ये रखना है कि आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 10,000। सर क्यों नहीं लिख सकते? बेटे मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि मैं अलग से कोई रियल अकाउंट नहीं बना रहा हूं। मैंने आपको शुरू में कहा, बिगनिंग में कहा कि हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच के संबंध में केवल और केवल 2 अकाउंट बनाता है। एक तो कौन सा अकाउंट है? राइट। और दूसरा कौन सा अकाउंट है? ब्रांच डेटर। यानी कि सिर्फ 2 चीजें हो रही हैं, उसके अलावा तो हेड ऑफिस ब्रांच के संबंध में कुछ भी नहीं बना रहा। इसीलिए ये इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है। कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे ये अकाउंटिंग नहीं करी जा रही है। इनडायरेक्टली इसका मतलब है इन 2 के अलावा कोई और अकाउंट नहीं बनाया जा रहा है। अगर मैं अलग से प्लांट अकाउंट बना रहा होता तब तो मुझे डायरेक्टली डेप्रिसिएशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब मुझे डेप्रिसिएशन का खर्चा तो इसके अंदर लाना है ना बाबा।
तो डेप्रिसिएशन का खर्चा लाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर ओपनिंग बैलेंस में लिखूंगा प्लांट। शुरुआत में ब्रांच के पास 1 लाख रुपए का प्लांट पड़ा है, ये तो बेटे मैं यहां पर लिख दूंगा। और बाद में मैं जब क्लोजिंग बैलेंस लिखूंगा, चलो इसको मैं मिटा देता हूं, तो क्लोजिंग बैलेंसेस प्लांट का मैं लिखूंगा, तो मैं क्या कैसे लिखूंगा, ओपनिंग बैलेंस 1 लाख लेस डेप्रिसिएशन 10,000 और आउटर कॉलम में 90,000। समझ में आ गया? यानी कि मैंने 1 लाख यहां लिखा, 90,000 यहां लिखा, तो एक तरीके से मैंने डेबिट में 10,000 लिखा। Isn't it or not? यानी कि नॉन कैश एक्सपेंडिचर्स को ब्रांच अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये तरीका अपनाते हैं। हम डायरेक्टली डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लिखते, ये भी बेटे आपकी समझ में बात अच्छी तरीके से आनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? क्योंकि इस सिस्टम में कुछ लिमिटेशंस हैं। ये एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है और अपनी सीमितताओं में रहते हुए वो अपना नेट प्रॉफिट कंप्यूट करना चाहता है, तो दाद देनी होगी कि अकाउंटेंट्स की उन्होंने इस तरीके के मेथड डेवलप करे। और ऑफ कोर्स तुम्हें भी कुछ कुछ दाद देनी होगी उन लोगों की जिन्होंने अकाउंटेंट के द्वारा डेवलप करे हुए अकाउंटिंग सिस्टम को अच्छी तरीके से समझा। करेक्ट? अब एक तो मैंने इस ट्रांजेक्शन के बारे में बताना था, एक ट्रांजेक्शन मैंने ये बताई, मान लेते हैं, चलो मैं इसी में कर देता हूं, अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब एक दूसरी ट्रांजैक्शन आप साथ साथ नोट करें, क्योंकि शुरुआत में हम धीरे धीरे लिखते हैं तो आप आसानी से नोट कर सकते हैं। दूसरी ट्रांजैक्शन में मैंने क्या लिखा, बेटे ये बिगनिंग की डेट है, ओपनिंग डेट है अकाउंटिंग ईयर की, और ये एंड की डेट है अकाउंटिंग ईयर की। मान लेते हैं बिगनिंग की डेट को ब्रांच के पास पेटी कैश पड़ा हुआ है। क्या पड़ा है? पेटी कैश। मान लेते हैं ब्रांच के पास 1 लाख रुपए का पेटी कैश पड़ा है। करेक्ट? फिर क्वेश्चन में यह भी लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर हेड ऑफिस रेमिटेड ₹50,000 towards petty cash to the branch office। फिर क्वेश्चन में यह भी दिया है, ब्रांच मैनेजर्स एक्सपेंसेस ₹1,40,000। लो जी बेटे, मैंने शुरुआत में आपसे एक बात कही, मैंने शुरुआत में आपसे बात यह कही थी कि ब्रांच के संबंध में जितने भी खर्चे होंगे उन खर्चों को निपटने के लिए कैश हेड ऑफिस भेजता है। यह बात मैंने आपसे कही थी। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, आप किसी ब्रांच के मैनेजर हैं और मैं हेड ऑफिस हूं। आप मेरी ब्रांच के मैनेजर हैं और आपकी ब्रांच में एक क्लाइंट आता है। अब उस क्लाइंट की आपने आओ भगत करनी है, उसका एंटरटेनमेंट करना है। तो उसको एंटरटेनमेंट करने के लिए आपने उसको चाय कॉफ़ी पिलानी है या कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलानी है। अब कोल्ड ड्रिंक पिलाने के लिए क्या आप मुझे फ़ोन करेंगे, सर ज़रा मुझे 10-20 रुपये भेजना, मैंने इस आदमी को क्या बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक पिलानी है। यानी कि आप इस तरह के छोटे मोटे खर्चों के लिए बार बार हेड ऑफिस को तंग नहीं कर सकते। अब ये प्रॉब्लम है, अब ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन क्या करें बाबा, प्रॉब्लम तो है, तो प्रॉब्लम का कुछ निवारण भी तो करना होगा या नहीं करना होगा। तो प्रॉब्लम का निवारण करने का सिंपल सा तरीका ये है कि बार बार हेड ऑफिस छोटे मोटे खर्चों के लिए ब्रांच से तंग ना हो, इसलिए हम ब्रांच के पास शुरुआत में ही कुछ कैश छोड़ देते हैं, जिसको कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा बेहतर मालूम है हम पेटी कैश कहते हैं। समझ में आ गया? पेटी कैश रियल अकाउंट होता है, ये भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से मालूम है। तो बेटे पेटी कैश को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? अब मैं ये प्लांट को मिटा देता हूँ, अब मैं पेटी कैश पर आ जाता हूँ।
पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि पेटी कैश भी एसेट है, तो पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस तो पहले मैं ओपनिंग बैलेंस के नीचे लिखूंगा 1 लाख रुपए। फिर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हेड ऑफिस ने इस साल ब्रांच को 50,000 रुपए और रेमिट करे। बेटे रेमिट का मतलब है भेजना। कई बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेमिट आया तो सर यहां लिखना चाहिए। अरे बाबा यहां तब लिखेंगे जब ब्रांच हेड ऑफिस को भेजेगा, यहां तो हेड ऑफिस ब्रांच को भेज रही है। तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को 50,000 रुपए रेमिट करे, किस लिए? पेटी कैश के लिए। हेड ऑफिस ने ब्रांच को 50,000 रुपए पेटी खर्चों को निपटने के लिए और दिए, तो मैं यहां डेबिट साइड में लिखूंगा टू कैश। ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूं अमाउंट रेमिटेड टूवर्ड्स पेटी एक्सपेंसेस, अगर तुम ब्रैकेट में लिखना चाहती हो तो टूवर्ड्स पेटी कैश। पेटी कैश के लिए या पेटी खर्चों के लिए हेड ऑफिस ने ब्रांच को 50,000 रुपए का खर्चा और भेजा। लेकिन बेटे पेटी कैश है क्या चीज? रियल अकाउंट है, ये बात भूलना नहीं है। अगर ये रियल अकाउंट है तो जरा समझने की कोशिश करो और फिर मुझे बताओ, क्या हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच के संबंध में पेटी कैश अकाउंट बना रहा है या नहीं बना रहा है? सर बिल्कुल नहीं बना रहे। ये तो आप नहीं कहा, आप श्योर हैं? बिल्कुल श्योर हैं। बेटे मैं आपकी बात मान लूं कि आप श्योर हैं, बिल्कुल एक्सेप्टेड। चलो जी, जोधपुर कहता है जी हम एक्सेप्ट करते हैं। मेरठ का क्या ख्याल है? मेरठ के लड्डू बड़े फेमस है, मैंने सुना है। हाँ जी, मेरठ वाले कहते हैं सर हम भी आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। अरे बाप रे, जय हो भोलेनाथ की, ये तो कमाल हो गया। सारे लोग मुझसे सहमति में इस वक्त हैं। तो पेटी कैश 1 लाख का है, 50,000 रुपए का कैश बेटे हेड ऑफिस ने ब्रांच को और भेजा, तो ब्रांच के मैनेजर के पास अब कितना पैसा इकट्ठा हो गया? 1,50,000। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब मैं क्लोजिंग बैलेंस लिखूंगा, क्योंकि पेटी कैश एसेट है, तो एसेट के क्लोजिंग बैलेंस हम यहां लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे ध्यान से सुने। मैं लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस 1 लाख। फिर मैं ध्यान से देखूंगा कि क्या हेड ऑफिस ने ब्रांच को इस साल कुछ और पेटी कैश भेजा या नहीं भेजा। सेंट का मतलब भेजना। हाँ जी, 50,000 रुपए भेजे, तो इसका मतलब ब्रांच मैनेजर के पास कुल पेटी कैश कितना हो गया? 1,50,000 हो गया। अब बेटे एक बड़ा पॉइंट ध्यान से सुने। अब इस क्वेश्चन में एक चीज लिखी है ब्रांच मैनेजर्स एक्सपेंस। ये आइटम कंफ्यूज कर सकता है। ब्रांच मैनेजर के एक्सपेंसेस में, ब्रांच मैनेजर के एक्सपेंसेस में और ब्रांच एक्सपेंसेस में फर्क है। ब्रांच के खर्चों के लिए अगर लिखा होगा ब्रांच एक्सपेंसेस, तब तो मैं यहां पर लिखूंगा टू कैश ब्रैकेट में ब्रांच एक्सपेंसेस। लेकिन अगर लिखा होगा ब्रांच मैनेजर्स एक्सपेंस, तो इसका मतलब है कि ब्रांच, ये वो अमाउंट है जो ब्रांच मैनेजर ने पेटी कैश में से खर्च कर दिया। ब्रांच मैनेजर्स एक्सपेंस मींस अमाउंट स्पेंट बाय ब्रांच मैनेजर आउट ऑफ पेटी कैश अवेलेबल विद हिम। समझ में आ गया या नहीं आया? तो बेटे ब्रांच मैनेजर एक्सपेंस का मतलब है कि ब्रांच मैनेजर के पास जो पेटी कैश है उसमें से ब्रांच मैनेजर ने कितना खर्च कर दिया। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? सर बिल्कुल समझ में आ गई। तो लेस ब्रांच मैनेजर्स एक्सपेंस, या तुम अमाउंट स्पेंट भी लिख सकते हो, ब्रांच मैनेजर्स एक्सपेंसेस। बेटे ब्रांच मैनेजर एक्सपेंस का मतलब है पेटी एक्सपेंसेस, और पेटी एक्सपेंसेस का मतलब है कि ब्रांच मैनेजर के पास जो पेटी कैश था उसमें से उसने कितना खर्च कर दिया। तो अब तुमने देखा हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस 10,000 बचा। आपने क्या नोट करा? इससे पहले जब मैंने प्लांट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखा तो मैंने बेसिकली क्या रिफ्लेक्ट करा? मैंने डेप्रिसिएशन का खर्चा रिफ्लेक्ट करा। और अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो। 1 लाख प्लस 50,000 मैंने डेबिट में लिखा और 10,000 मैंने यहां लिखा, तो डिफरेंस 1,40,000 का है।
और 1,40,000 क्या है? खर्चा है। यानी कि ब्रांच मैनेजर के खर्चे, जिसको कि हम पेटी एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, तो पेटी एक्सपेंसेस को रिफ्लेक्ट करने का तरीका ये है। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? यानी कि क्वेश्चन में अगर पेटी एक्सपेंसेस दिए होंगे तो आपने किस तरीके से रिफ्लेक्ट करना है, ये बात अब आपकी समझ में आनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? यहां तक बेटे बात समझ में आ गई है या नहीं आ गई है? बढ़िया सी बात समझ में आ गई है? हाँ जी, समझ में आ गई है। इसको नोट करना चाहेंगे आप? मान लो, चलो मैं एक और वेरिएशन ही बना देता हूं, क्योंकि अभी वेरिएशन की बात चल रही है। मान लेते हैं ये अकाउंटिंग ईयर है और मैं तुम्हें ऐसे दे दूं, ये बिगनिंग है, ओपनिंग बैलेंस पेटी कैश का मान लेते हैं 1,00,000 रुपए है। ओपनिंग बैलेंस 1,00,000 रुपए है और कहता है पेटी, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पेटी एक्सपेंसेस, और पेटी एक्सपेंसेस का मतलब मैंने आपको क्या बताया? ब्रांच मैनेजर से एक्सपेंस। मान लो क्वेश्चन में सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1,00,000 रुपए तो आप यहां लिखेंगे, और अब की बार हेड ऑफिस ने कुछ ब्रांच को भेजा नहीं है, क्वेश्चन में लिखा नहीं है, तो इसलिए यहां कुछ नहीं आएगा। 1,00,000 रुपए का बैलेंस था। आप आराम से देखें और समझें, क्या हेड ऑफिस ने इस साल और पेटी कैश भेजा? भेजा है या नहीं भेजा? कोई और पेटी कैश नहीं भेजा है। तो इसका मतलब ब्रांच के पास 1,00,000 रुपए का बैलेंस होना चाहिए। अब क्वेश्चन में कहता है पेटी एक्सपेंसेस 90,000 के हो गए। बेटे ब्रांच मैनेजर एक्सपेंस या पेटी एक्सपेंस एक ही चीज है, तो पेटी एक्सपेंसेस 90,000 के हो गए, तो मैं यहां पर 90,000 लिख दूंगा। तो आउटर कॉलम में फिर 10,000 आएगा। 1,00,000 मैंने यहां लिखा, 10,000 मैंने यहां लिखा, तो इनडायरेक्टली मैंने खर्चों को ही दिखाया या नहीं दिखाया? बात समझ में आ गई? बोलो ना हाँ। हाँ जी, समझ में आ गई। तो बेटे अगर बात समझ में आ गई, अब हम आगे बढ़े क्या? बिल्कुल बढ़े सर, बिल्कुल बढ़ो। आपको कौन रोक सकता है? नहीं बाबा, आप लोग रोक सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टूडेंट्स आर किंग नाउ इट इज। वो इंग्लिश आजकल मैंने देखता हूँ दुकानों में लिखा रहता है कंज्यूमर्स आर किंग, और उसके आगे एक सेंटेंस और लिखा है, एंड किंग्स नेवर बार्गेन। तो खैर, ये बात पेटी कैश से समझ में आई या नहीं आई? आ गई। अब एक और वेरिएशन पेटी कैश के संबंध में मैंने ली, इसको मिटा देते हैं, या चलो आप में से पता नहीं नोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मैं यहां लिख देता हूं। मान लेते हैं ये अकाउंटिंग ईयर की बिगनिंग है और ये अकाउंटिंग ईयर का एंड है। बिगनिंग में पेटी कैश में 1,00,000 रुपए हैं एक बार फिर से, और क्वेश्चन में कहता है पेटी एक्सपेंसेस 1,10,000। ओ माय गॉड सर, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है बेटे। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। होने को तो भालू भी डिस्को कर सकता है और हाथी भी ब्रेक डांस कर सकता है। होने को तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। 1,00,000 रुपए हेड ऑफिस ने दिए हुए थे ब्रांच को, ब्रांच मैनेजर को, कि छोटे मोटे खर्चे अगर हो जाएं तो आप इसमें से निपट लेना। लेकिन इत्तेफाक से इस साल कुछ ज़्यादा ही क्लाइंट आ गए और पेटी खर्चे 1,10,000 के हो गए। अब ध्यान से देखें, अब की बार मैं इसको कैसे दिखाऊंगा? ओपनिंग बैलेंस तो मैं 1,00,000 रुपए लिखूंगा। हेड ऑफिस ने इस साल कोई कैश नहीं भेजा है। क्या कुछ कैश भेजा है पेटी खर्चों के लिए? नहीं भेजा है। अब मैं क्लोजिंग बैलेंस में आया, मैंने लिखा ओपनिंग बैलेंस प्लस सेंट। सेंट का मतलब है कि हेड ऑफिस ने क्या कोई और पेटी कैश भेजा, अब की बार नहीं भेजा। तो क्लोजिंग बैलेंस लॉजिकली 1,00,000 का होना चाहिए। अब क्वेश्चन में कहता है कि पेटी एक्सपेंसेस जो हैं वो 1,10,000 के हैं। अब बेटे एक तरीका तो ये है कि मैं 1,10,000 यहां से माइनस करूं और यहां नेगेटिव लिख दूं, पर लिखने का ये तरीका, शो करने का ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है।
तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, 1 लाख में से 1 लाख ही माइनस कर दूंगा और यहां तो मैं 0 कर दूंगा, यानी कि पेटी कैश का कुछ भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। अब जो 10,000 के एक्स्ट्रा खर्चे हो गए वो मैं यहां पर लिखूंगा। जिस तरह एसेट्स के क्लोजिंग बैलेंस होते हैं, इसी तरह लायबिलिटीज के भी क्लोजिंग बैलेंस हो सकते हैं। तो टू बैलेंस कैरीड डाउन, और इसमें हम लिखेंगे पेटी कैश। इसका मतलब है ब्रांच के ऊपर ये लायबिलिटी है 10,000 रुपए की, तो इसलिए हम इसको ऑपोजिट साइड में लिखेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? कि 10,000 रुपए भाई हमने खर्चा कर दिया और हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हमने कहां से खर्चा करा? हो सकता है हमने किसी से उधार लेकर के खर्चा करा हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो ये लायबिलिटी हो गई। तो नेगेटिव बैलेंस ना कर करके आप उसको इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, ये बात भी आपकी समझ में आनी चाहिए। बेटे यहां तक कहानी क्लियर है या नहीं है? सर बिल्कुल क्लियर है और मजा आ गया। अगर आपकी समझ में यहां तक बात आ गई है तो अब हम इसको थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अब एक मैंने थोड़ा याद रखें, हम इस वक्त स्पेशल ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं। डेटर सिस्टम के अंदर कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, तो स्पेशल ट्रांजैक्शन को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहां तक ठीक है? अब एक ट्रांजैक्शन मैंने और ली, मान लेते हैं, ध्यान से सुनिए, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। मान लेते हैं करंट अकाउंटिंग ईयर जो है वो 1/1/2017 से स्टार्ट हो रहा है और 31/3/2018 को खत्म हो रहा है। Current accounting year is starting on 1/4/2017 and ending on 31/3/2018. यहां तक ठीक है? अब वो क्या कहता है, इस तारीख को ब्रांच के पास ओपनिंग बैलेंस प्लांट अकाउंट का पड़ा हुआ है। ओपनिंग बैलेंस ब्रांच के पास प्लांट अकाउंट का मान लेते हैं 1 लाख रुपए का बैलेंस। 1 लाख रुपए का प्लांट ब्रांच के पास पड़ा हुआ है। यहां तक ठीक? फिर कहता है 30 जून 2017 को, 30 जून 2017 को प्लांट having book value, plant having book value, ब्रैकेट में कहता है एज ऑन 1/1/2017, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, प्लांट वॉज सोल्ड फॉर, प्लांट वॉज सोल्ड फॉर ₹40,000, having book value, having book value as on 1/1/2017 ₹50,000। वो कहता है हमने एक प्लांट 40,000 में बेचा हमने 30 जून को, क्योंकि मैंने यहां पर ये मार्क करा हुआ है, 30 जून को प्लांट बेच दिया 40,000 रुपए का। कहते हैं ये वो वाला प्लांट बेचा जिसकी बिगनिंग की डेट को बुक वैल्यू जो थी, बिगनिंग की डेट को जिसकी बुक वैल्यू वो कहता है 50,000 रुपए की थी। दिस इज द क्वेश्चन। यानी कि ये जो केस बन गया सेल ऑफ एसेट का केस बन गया। अब इसका क्या मतलब है बेटे, ध्यान से समझने की कोशिश करें। अब मेरे पास ईयर की बिगनिंग में कितने रुपए का प्लांट है? 1 लाख रुपए का प्लांट है। यानी कि 1/1/2017 को मैं कह सकता हूं हमारी ब्रांच के पास प्लांट 1 लाख रुपए का था। तो पहले तो मैं ब्रांच अकाउंट में लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस प्लांट अकाउंट,
प्लांट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस में यहां पर 1,00,000 रुपए का लिखूंगा। इसमें तो किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। 1,00,000 रुपए का प्लांट हम लिखेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 1/1/2017 को ध्यान से देखें। 1,00,000 रुपए का प्लांट हमारे पास है। इस 1,00,000 के प्लांट को मैं पहले 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूं। सर 2 हिस्सों में क्यों डिवाइड करा, मैं अभी बताता हूं। 50,000 50,000। 1/1/2017 को आपके पास 1,00,000 का प्लांट है जिसके मैंने 2 हिस्से कर दिए, करेक्ट। अब वो कहता है एक हिस्सा जिसकी वैल्यू 1/1/2007 को 50,000 की है, उसको तुमने 40,000 में बेचा, नो डाउट अबाउट इट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो प्लांट है इसकी बुक वैल्यू 6 महीने के बाद 30 जून 2017 को इसकी बुक वैल्यू कितनी है? तो आप मुझे कैसे बताओगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये तो 1/1/2017 को है ना, ये बुक वैल्यू 1/1/2017 की है और आपने बेचा इसको 30 जून को। तो 30 जून को इसकी बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 जून 2017 को इसकी बुक वैल्यू जो हो जाएगी 47,500। भाई 10% डेप्रीशिएशन अगर मैं लगाऊं, 50,000 का 10% इंटू 6/12, जस्ट होल्ड ऑन। हेलो, हाँ बेटा, हाँ अभी मैं क्लासरूम में बाद में बात करूँ। मेरा फोन बात है। हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ जीत गया, जीत गया। अरे बाद में बात करोगे यार। एक्सट्रीमली सॉरी। तो कभी कभी बेटा ऐसा हो जाता है, मोबाइल बंद करना भूल जाते हैं, तो इस डिस्ट्रप्शन के लिए सॉरी फॉर द ट्रबल। हाँ, तो मेरे बात चल रही थी इस चीज़ की कि ओपनिंग बैलेंस 1 लाख का था, उसमें से 50,000 का प्लांट हमने बेच दिया जिसकी बुक वैल्यू ऑफ कोर्स बिगनिंग में इतनी है। तो हम ये देखेंगे कि डेट ऑफ सेल को बुक वैल्यू कितनी है। डेट ऑफ सेल को बुक वैल्यू 47,500 की है। अब बेटे 47,500 की चीज को आपने कितने में बेचा? आपने कितने में बेचा? 40,000 में बेचा। तो बेटे लॉस कितने का हो गया? लॉस विल बी इक्वल टू 7,500 का हो गया या नहीं हो गया? और अब इस साल के एंड में आपके पास इन दोनों में से कौन सा वाला प्लांट बचा होगा? यही वाला प्लांट तो बचा होगा। अब इसकी वैल्यू इस साल के एंड में पता है कितनी होगी? पूरे साल का डेप्रीशिएशन में 5,000 अप्लाई करूंगा तो ईयर के एंड में इसकी बुक वैल्यू 45,000 की होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अब हम इन चीजों को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। यानी कि इस केस के थ्रू ये समझाने की कोशिश करी जा रही है कि अगर मैं किसी प्लांट को या किसी एसेट को बेचता हूं तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा। नंबर 1, एक तो जब मैं रेमिटेंसेस लिखूंगा तो रेमिटेंसेस में ऑफ कोर्स 99% हम ये 2 आइटम ही लिखते हैं, कैश सेल्स प्लस कैश फ्रॉम डेटर्स। कैश फ्रॉम डेटर्स, एक तो हम ये कैश सेल्स का अमाउंट लिखते हैं, कैश फ्रॉम डेटर्स का लिखते हैं। अब जो हमने सेल करा ये भी हम इसी में ऐड कर देंगे। सेल ऑफ प्लांट, प्लांट को हमने बेचा कितने में सर? 40,000 में। यानी कि अगर आप किसी एसेट को बेचेंगे
तो एक तो आप उसको यहीं पर लिखेंगे रेमिटेंसेस में, एक तो आपने ये ख्याल करना है। अब ईयर के एंड में जब आप प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस रिफ्लेक्ट करेंगे ईयर के एंड में, तो ईयर के एंड में प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस 50,000 रुपए का प्लांट है। एक प्लांट तो बेच दिया, एक प्लांट बच गया, इस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन 10% में लगाऊंगा 5,000, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया, दैट विल बी 45,000। अब आपने नोट करा कि हमने डेप्रिसिएशन का खर्चा तो इनडायरेक्टली दिखा दिया। जस्ट समझने की कोशिश करो, ये 1 लाख दो चीजों का है, 50,000 प्लस 50,000। एक प्लांट जो मेरे पास बचा है उसकी क्लोजिंग वैल्यू ये है 45,000, तो इसका मतलब मैंने 5,000 रुपए का डेप्रिसिएशन का खर्चा रिफ्लेक्ट कर दिया। अब एक प्लांट 50,000 का है, ये 50,000 मैंने यहां लिखा है और इसके अगेंस्ट मैंने सेल की वैल्यू 40,000 रुपए यहां लिखी है। तो ये 10,000 क्या है बेटे, ये 10,000 दो चीजों का डिफरेंस यहां रिप्रेजेंट हो रहा है। एक तो इस प्लांट को जिसको मैंने बेच दिया उसका डेप्रिसिएशन 2,500 और प्लस लॉस 7,500 यानी कि 10,000। तो तुमने देखा कि जो एसेट हम बेच देते हैं उसका लॉस और उसका डेप्रिसिएशन इनडायरेक्टली झलकाया जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो ये पॉइंट मैं आपके दिमाग में लाना चाह रहा था। यानी कि अगर हम किसी एसेट को बेचेंगे तो उस एसेट को बेचने से कोई प्रॉफिट या उसके जो डेप्रिसिएशन है वो अलग से रिप्रेजेंट नहीं होगा, बल्कि जब हम सेल वैल्यू लिखते हैं तो वो सेल वैल्यू के साथ ही एडजस्ट हो जाता है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? क्योंकि आपने देखा प्लांट तो 50,000 का है और लिखा तो मैंने 40,000 ही है ना, यानी कि मैंने 10,000 की फिगर कम लिखी है। और ये 10,000 की फिगर बेटे किस चीज की बनी हुई है? 2,500 रुपए की जो फिगर बनी हुई है, ये फिगर 2,500 तो डेप्रिसिएशन की फिगर है और 7,500 ये लॉस की फिगर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? 10 10 10। तो इस तरीके से ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? तो बेटे अब मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं इस क्लास को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता, लेकिन बीच में अभी एक फ़ोन आ गया और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली फ़ोन किसका है। जब मेरी एज में आने के बाद आदमी एक फ़ोन से थोड़ा सा घबराता है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि फ़ोन कहाँ से आया। ऑफ कोर्स बेटा ये हाई कमांड का फ़ोन था तो तुम्हें मालूम चल गया, होम मिनिस्ट्री का फ़ोन है। तो किसी कारणवश मेरे को इस सेशन को यहाँ पर अब कुछ इच्छा से पहले समाप्त करना पड़ रहा है। ठीक है, इसकी कहानी में डेफिनेटली आगे बरकरार रखूँगा, जारी रखूँगा। तो निश्चित रूप से नेक्स्ट सेशन में इसी टाइम पर आपसे मुलाकात होगी। तो हमेशा की तरह वक्त हो गया है आपसे अलविदा, आपसे विदा लेने का। अलविदा तो नहीं कहना चाहिए, आपसे विदा लेने का। तो गुड बाय, टाटा एंड शबा खैर एंड लवली गुड नाइट फ्रॉम हियर इन दिल्ली।